नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली मल्होत्रा। आपका स्वागत है ज्ञान संवाद के लेटेस्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिव्या गुप्ता। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पीरियड साइकिल की अगर हम बात करें तो पीरियड साइकिल स्टार्टिंग में उसकी क्या एज होनी चाहिए और एंड कब होना चाहिए उसका? पीरियड साइकिल्स जो होते हैं जनरली उनकी एज शुरुआत जो होनी चाहिए वो 10 to 12 ईयर्स। आजकल का जो हमारा सिनेरियो है, लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो 10 to 12 ईयर्स की एज से स्टार्ट हो जाती है पीरियड्स गर्ल्स में। और पीरियड्स की जो एंड एज है, जो एवरेज हमारी इंडियन फीमेल्स में एज है, वो 50 ईयर्स है। ओके। और इसी जो एवरेज है वो यही होनी चाहिए, जो 10 to 12 ईयर्स से 50 ईयर्स की एज तक 50 होनी चाहिए। 50 ईयर्स तो 50 आपने बताया, जैसे 50 एज होनी चाहिए एंड। तो उसके बाद महिलाओं में क्या क्या इश्यूज आने लग जाते हैं, मतलब क्या क्या बीमारियां लग सकती है उनको? ऐसे कि पीरियड्स का इरेगुलर होना, कभी कभी शुरुआत में जब पीरियड स्टार्टिंग होती है तो बच्चों में पीरियड्स की इरेगुलरिटी होना। यंग गर्ल्स होती हैं, उनको पता नहीं होता है पीरियड्स हमें कैसे स्टार्ट होने हैं, पीरियड्स की साइकिल की डेज कितनी होनी है, ब्लीडिंग की कितना अमाउंट नॉर्मल है, कितने डेज नॉर्मल है। तो हमें उन्हें इस बारे में एजुकेट करना चाहिए यंग गर्ल्स को कि हमें कितने दिन पीरियड्स आते हैं, कितना फ्लो होता है, कैसे उस दौरान हमें अपनी सफाई का ध्यान रखना है। तो हमें यंग गर्ल्स को इस बारे में बताना चाहिए। तो ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं, कितना नॉर्मल है, कितनी साइकिल डेज नॉर्मल है, ये सब हमें अपनी यंग गर्ल्स को बताना है। तो मतलब कितने डेज तक? एक्चुअली 3 to 5 days इज क्वाइट नॉर्मल। okay. और आफ्टर 48 ईयर्स की एज के बाद वो भी 2 to 3 days की साइकिल नॉर्मल होती है। तो वो हमारा जो साइकिल ख़त्म होने वाला होता है, तो 2 to 3 days होना या इरेगुलर साइकिल्स होना, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो उसके बाद अगर तब भी हैवी फ्लो हो रहा हो, मतलब 50 के बाद, जैसे आपने बताया, उस कंडीशन में हमें डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर 48 ईयर्स या 45 ईयर्स के बाद अगर पीरियड्स हैवी हो रहे हैं, माने कि अगर 25 डेज से कम का साइकिल है, माने 25 डेज से पहले आ रहा है पीरियड आपका, तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। पीरियड्स हैवी हो रहे हैं या पीरियड्स में क्लॉट्स पास हो रहे हैं, आपको टुकड़े जा रहे हैं खून के, या पीरियड्स ज़रूरत से ज़्यादा आपको एक दिन में 5 से ज़्यादा पैड, 4 to 5 पैड से ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। वाइट डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो पीरियड से पहले और पीरियड्स के बाद वाइट डिस्चार्ज जो नॉर्मली होता है, तो वो सही है या फिर नहीं होना चाहिए? एक्चुअली वाइट डिस्चार्ज एक जो है उसमें नॉर्मली वाइट डिस्चार्ज होना, तो एक स्लाइट अमाउंट में वाइट डिस्चार्ज होना इट्स नॉर्मल। कि जो नॉर्मल हमारा वेजाइना है उसको लुब्रिकेट करने के लिए एक स्लाइट अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज इज नॉर्मल। लेकिन उससे ज़्यादा डिस्चार्ज होना जो कि आपके पूरे अंडर गारमेंट्स को गंदा करे या उसमें स्मेल आए, या उससे उस डिस्चार्ज के थ्रू आपको वहाँ पर नीचे के अंगों में आपको इचिंग होने लग जाए, वो एबनॉर्मल है। उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अच्छा, तो वाइट डिस्चार्ज से मतलब इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस है। तो इट्स अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो उसके लिए आपको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स्ड इन्फेक्शन। तो इसमें आपको डॉक्टर की सलाह और दवाइयाँ लेने की ज़रूरत होती है। तो इसमें कलर भी चेंज होता है? या इट कैन बी वाइट, इट कैन बी ग्रीनिश। तो मतलब क्या डिफरेंस है? जैसे वाइट है तो नॉर्मल है? नहीं, वाइट है तो अगर इसमें क्रीमिश डिस्चार्ज है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, तो ग्रीनिश हो सकता है। तो वो हम देख करके उसके अनुसार डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे और आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। तो हम मतलब घर पे इसके क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं? हमें हाइजीन का सबसे पहले इसमें सफाई का ध्यान रखना। पीरियड्स के दौरान हमें फीमेल्स को सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पैड्स, हमें रेगुलरली पैड को हर 2-4 घंटे के बाद चेंज करना चाहिए। और हमेशा ही पैड्स जब भी पीरियड्स के दौरान सफाई का ध्यान, जैसे कि जब भी पैड चेंज करते वक्त हमेशा हाथ धो करके, पैड्स चेंज करने से पहले हाथ धोएं, बाद में भी हैंड वॉश करें। दूसरा, हमेशा ही ये जो भी हम अंडरगारमेंट्स हमेशा
वेयर करते हैं। वेयर करते हैं, उनको वॉश करके हमेशा साफ अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल करें। और जब भी कभी पीरियड्स जब भी साफ हो जाते हैं, हमारे पीरियड्स क्लीन हो जाते हैं, उसके बाद हमें जब भी कभी भी यूरिन या टॉयलेट से हम टॉयलेट जाते हैं, उसके बाद हमें सफाई के दौरान जो भी वॉशरूम होता है वो भी क्लीन हम इस्तेमाल करें। ये सब हाइजीन की छोटी छोटी चीज़ें हैं, टिप्स हैं जो हम हमेशा ध्यान रखेंगे तो इन सब चीज़ों से हम ये इन्फेक्शन से दूर रहेंगे। ये भी चीज सामने आती है कि वाइट डिस्चार्ज से बोन्स पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो ये मिथ है नहीं, या इट्स अ काइंड ऑफ मिथ। मतलब, और लेडीज बोलते हैं ऐसा कि वो एक्चुअली बोन्स बैक पर इफेक्ट पड़ता है। नहीं, एक्चुअली वो बैक एक का हो जाता है, बैक एक होने लग जाता है क्योंकि वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होने से कई बार वो जो इट्स अ काइंड ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसमें कि वाइट डिस्चार्ज जो होता है ये हमारे जो जिसे कहा जाता है कि जो ट्यूब्स होते हैं, जो कि औरतों में जो दो ट्यूब्स होते हैं, नलें होते हैं, और जो दो ओवरीज होती हैं उनमें कई बार वो सूजन आ जाती है, जो कि नलों में इन्फेक्शन होने की वजह से उनमें पस बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सूजन हो जाने की वजह से वहाँ पर पेन होने लगता है, जिसकी वजह से बैक एक सेट हो जाता है, बैक एक इन्फेक्शन, बैक एक हो जाता है। तो हमें वो एक मिथ हो जाता है कि उसकी वजह से हमें बोन में पेन होने लगा है। मतलब बैक एक होता क्या है? माने कि कमर में दर्द। अच्छा, ओके, बैक पेन, मतलब बैक पेन। बैक पेन, ठीक है। तो वो बोला जाता है कि सफेद पानी आने से कमर में दर्द शुरू हो गया है, तभी मतलब बोलते हैं कि बोन्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, ओके, तो ये कोरिलेशन बना दिया गया है। कोरिलेशन है। तो अगर पीरियड्स के टाइम पे कोई जो फिजिकल रिलेशन में आते हैं और सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, वो सही है? ऐसे गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअली हाइजीन पर्पज से हमें पीरियड्स के दौरान सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखना चाहिए, बिकॉज ऑफ हाइजीन, नथिंग एल्स। बस एक हाइजीन का ध्यान रखते हुए, और कोई इसमें ऐसे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बस सफाई का ध्यान रखते हुए हमें इसको पीरियड्स के दौरान सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखना चाहिए। हाइजीन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो लेडीज बाहर रहती हैं वो मतलब हाइजीन का अपना ध्यान नहीं रख पाती, और ज़्यादा टाइम तक पी को भी कंट्रोल करके रखते हैं। हाँ, वो तो नहीं करना फॉर अ चाहिए। लॉन्ग टाइम वो सही है? नहीं, उससे तो और इन्फेक्शन बढ़ेगा। हाँ, पेशाब को ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं करना चाहिए। और आजकल ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं कि जो हम आदमियों की तरह हम खड़े होकर के भी पेशाब को यूरिनेट कर सकते हैं, जैसे कि पी सेफ है फीमेल्स के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पब्लिक टॉयलेट्स में बैठ करके ही यूरिनेट करें, जिससे कि यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। बैठ करके पब्लिक टॉयलेट में करते हैं तो कई बार यूरिन इन्फेक्शन जल्दी कैच हो जाता है, तो जल्दी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो पी सेफ करके एक डिवाइस है, जो कि एक कार्डबोर्ड का एक पतला सा कार्डबोर्ड का एक डिवाइस है, जिससे कि आप अमेज़ॉन पर भी बहुत इजीली अवेलेबल है। उसको आप खड़े होकर के अपने यूरिन करने वाली जगह लगा करके आप आराम से खड़े होकर के भी यूरिन पास कर सकते हो, इसलिए कहीं भी आप उसको यूज़ करके यूरिन पास कर सकते हो, तो यूरिन रोकने का सवाल ही नहीं है। सर्विकल कैंसर की बात करते हैं, तो सर्विकल कैंसर होता क्या है? सर्वाइकल कैंसर कॉमन भाषा में कहा जाए तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। अच्छा। सर्वाइकल इज सर्विक्स, सर्विक्स इज बच्चेदानी का मुंह, तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, जो कि आजकल उसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा, पहले भी हुआ करता था लेकिन उसके बारे में अब अवेयरनेस ज़्यादा हुई है लोगों के बीच में। तो क्या क्या स्टेजेस होते हैं इसके? सर्वाइकल कैंसर एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, वायरस है जो कि एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। तो उसको रोकने के लिए अब वैक्सीन तो बहुत पहले से आ रही है, काफ़ी सालों से है लेकिन अब वो इंडिया में बननी शुरू हुई है। पहले ये वैक्सीन तो पहले से आ रही है, लेकिन अभी इंडिया में बनने की वजह से ये वैक्सीन की अभी हमारे लिए, हमारे देश के लोगों के लिए अफोर्डेबल हो गई है। तो अभी ये वैक्सीन हमको ज़रूर अपनी यंग गर्ल्स को स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 9 years टू 26 years हमें ये वैक्सीन
अपनी यंग गर्ल्स को लगवानी चाहिए। तो अगर 26 से अबव एज हो जाए फिर देन? नहीं, फिर हमें लगवाने का उतना फायदा नहीं है। ओके। बेटर है कि इसको 9 ईयर्स से 26 ईयर्स की एज तक हम लगवाएं। तो 9 ईयर्स की एज में इसकी डोज जो शेड्यूल है वो है 0 and 6। ओके। यानी कि आज एक डोज Starting. लगवाया तो 6 मंथ्स की डोज पर 6 मंथ्स की डोज पर सेकेंड डोज लगवानी है। और अगर फिर हमने अगर 9 ईयर्स से और अगर हमने ये 26 ईयर्स की एज पे लगवाते हैं तो फिर 3 डोज का शेड्यूल है 0, 1, 6। ओके, मतलब 1 मंथ बाद और देन 6 ईयर्स 6 मंथ्स बाद 6 मंथ्स। तो ये मतलब लेडीज के लिए मैंडेटरी होता है? नहीं, बॉयज भी लगाते हैं Gents. इसको। बॉयज में लगाने का ये फायदा होता है कि ये जो वायरस है ये लैट्रिन के रास्ते का भी कैंसर करता है, एनल कैंसर। तो उसको रोकने के लिए भी हमें ये वैक्सीन कारगर है। तो ये वैक्सीन यंग बॉयज में भी स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 9 ईयर्स बॉयज में भी लगाई जाती है। वैक्सीन्स के अलावा मतलब इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? इसका ट्रीटमेंट अगर इसका एक्चुअली स्क्रीनिंग कराई जाती है, इसमें कि पैप स्मीयर का टेस्ट होता है। बच्चेदानी के मुंह के सेल्स को हम रेगुलरली स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 21 ईयर्स हम 18 ईयर्स आई कैन से 18 ईयर्स स्टार्टिंग इसमें पैप स्मीयर का टेस्ट किया जाता है। बच्चेदानी के मुंह के सेल्स को हम लैब में टेस्ट करते हैं। इसको हम पैप स्मीयर बोलते हैं, जिससे कि स्क्रीनिंग की जा सकती है कि जल्दी से जल्दी इस कैंसर को डिटेक्ट किया जा सके। तो स्टार्टिंग में ही अगर पता चल जाए कि मतलब कैंसर हो गया है या मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, अनुसार स्टेजेस के अनुसार। अच्छा, तो इसमें कितने स्टेजेस होते हैं? उसके 4 या 5 स्टेजेस होते हैं। ओके, तो अगर स्टार्टिंग में पता चल जाए तो उसको क्योर किया जा सकता है? उसके अनुसार ट्रीटमेंट हो सकता है। पीसीओडी और पीसीओएस आजकल बहुत चल रहा है, तो क्या फर्क है दोनों में? पीसीओडी एंड पीसीओएस मोर और लेस सेम है दोनों। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये बहुत मोर और लेस दोनों एक सिमिलर ही हैं। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। एक डिजीज स्पेक्ट्रम है ये पूरा। शरीर में बहुत सारी इससे बहुत सारी जो आगे सिम्टम्स होते हैं उनको डिसऑर्डर को एक तरह से स्पेक्ट्रम में जो लिया गया है, तो इस तरह इसको पीसीओडी पीसीओएस को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा, सेम ही है। हाँ, तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? मतलब स्टार्टिंग में अगर पीसीओडी या पीसीओएस होता है तो क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं? इसमें ओवरीज में कई बार ओव्यूलेशन, ओवरीज में मल्टीपल ओवम बनने ओवरीज में ओवम फॉर्मेशन तो होती है लेकिन वो ओव्यूलेशन नहीं हो पाती है। मतलब ओवरीज का काम होता है हर महीने एक ओवम का प्रोडक्शन करना, और वो ओव्यूलेशन करके हर महीने एक ओवम ओव्यूलेट करती है। लेकिन कई बार हार्मोन्स की इरेगुलरिटी होने की वजह से, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने की वजह से वो ओवम ओवरी से बाहर नहीं आ पाता। तो इसको हम बोलते हैं, और वो ओवम ओवरी के अंदर ही इकट्ठे होते चले जाते हैं, तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरी बन जाती है। अच्छा। तो ओवम सिस्ट की फॉर्म में ओवरी के अंदर इकट्ठे होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो ओवम ओवरी से बाहर नहीं आ पाता, तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाती है। तो वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता चला जाता है, उसकी वजह से शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, माने कि जैसे कि जो मेल पैटर्न का हेयर ग्रोथ होता है, जैसे कि चिन पर हेयर ग्रोथ होना, बियर्ड आना, मुस्टैच आना, माने कि मूछ या बियर्ड या इस तरह की हेयर ग्रोथ होना फीमेल्स में, तो वो आने लग जाती है। वेट गेन होना लड़कियों में, इरेगुलर पीरियड्स होना, या इनफर्टिलिटी हो जाना, मतलब कि ओवम नहीं बनेगा, अगर अंडेदानी से एक अंडा नहीं बनेगा अगर हर महीने, तो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आएगी, तो इनफर्टिलिटी सेट हो जाती है। तो इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स लड़कियों में होने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली ये हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करना है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होता है वेट को रेगुलेट करने से, सही करके। एक्सरसाइज मेन इसमें जो रोल प्ले करता है वो होती है एक्सरसाइज एंड वेट लॉस।
मेडिसिन का सेकंड रोल होता है। ओके। मेन होता है हमारा एक्सरसाइज एंड वेट Weight लॉस। एक्सरसाइज जब हम करेंगे एटलीस्ट 1 घंटा दिन में, कभी भी 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 30 मिनट्स इन द इवनिंग। किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो सकती है, योगा भी हो सकता है, एक्सरसाइज भी हो सकती है, और साथ में डाइटरी मॉडिफिकेशन, जंक अवॉइड करना और हेल्दी डाइट लेना। फिर उसके बाद सेकंड रोल होता है मेडिसिन का। अगर हम ये दोनों चीज कंबाइन करते हैं तो ये पीसीओडी की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी टैकल किया जा सकता है। तो बाहर का खान पान भी सबसे बड़ा रीजन होता है इसका। बिल्कुल, सबसे ज्यादा आजकल ऑलमोस्ट लोग यही बाहर का खाना प्रेफर करते हैं। सबसे ज्यादा इसमें रोल हमारा डाइट का और एक्सरसाइज का। पीसीओडी के टाइम पे वुमेन्स कंसीव कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली इसमें इरेगुलर होता है ओव्यूलेशन, तो कभी किसी साइकिल में कई बार ओव्यूलेशन हो भी जाता है तो कंसीव कर भी जाते हैं। मतलब वो नहीं है कि होगा या नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कंसीव होगा या नहीं, पर मुश्किल होती है कंसीव करना। मुश्किल होता है क्योंकि पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो मुश्किल है। इसको मतलब डाइट क्या फॉलो की जाए इसमें जो कि ये नॉर्मल रहे, क्योंकि ये बार बार उत्पन्न होने लगती है। डाइट में आप वही हेल्दी डाइट का कहने का मतलब होता है कि आप जंक ना खाएं। जंक का मतलब है कि जो आजकल का जो भी जंक फूड हो रहा है, पिज़्ज़ा है, पास्ता है और मोमोज हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, डाइटरी ये हेल्दी फ्रेश फ्रूट्स हैं और घर का होममेड फूड, बेसिकली होममेड फूड। हाँ, बाहर का जो भी आप खाते हो जंक, उसको आप खाने के लिए, आप टेस्ट के लिए खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उसको पेट भरने के लिए खा रहे हैं तो वो गलत है। अगर आप उसको टेस्ट के लिए थोड़ा थोड़ा खाएं तो वो इसमें इतना गलत नहीं है, नुकसान नहीं है। आजकल पीरियड पैंटीज, टैम्पॉन से सब भी बहुत, और भी जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं सामने आ रहे हैं, तो आज के टाइम में वो सही है या फिर मतलब जो हम बैग से नॉर्मली कॉटन क्लॉथ यूज करते आ रहे हैं वो ठीक है? नहीं, कॉटन क्लोथिंग तो बहुत अच्छी चीज नहीं है। कॉटन क्लोथिंग का ऐसा होता था कि हम उसको वॉश प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। ओके। और वो बहुत मुश्किल भी होता है वॉश करना हर बारी उसको। और आजकल जो कॉटन के पैड्स हैं वो हमेशा बहुत अच्छे होते हैं जिनकी कॉटन लाइनिंग हो। वो विस्पर और ये सब जो है, विस्पर है जैसे, उसमें सिंथेटिक लाइनिंग होती है। उसको ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करने से कई बार रैश होने का चांस रहता है। तो आई थिंक मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को या फीमेल्स को हमेशा कॉटन पैड वाले जो पैड्स हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। टेम्पोन उन फीमेल्स के लिए तो सही है जो हाइजीन का ध्यान रख पाती हैं, जो टेम्पोन को रेगुलरली 2 to 3 आवर्स 4 आवर्स में रिमूव करके नया टेम्पोन इंसर्ट कर सकती हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है टेम्पोन। लेकिन जो फीमेल्स अपना ध्यान बहुत अच्छे से नहीं रख पाती हैं, कई बार वो सारा दिन भी टेम्पोन अंदर रखकर भूल जाती हैं, वो चीज़ गलत है। टेम्पोन से बहुत इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। टेम्पोन से कई बार लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो हम प्लास्टिक ही तो इंसर्ट कर रहे हैं अंदर? नहीं, टेम्पोन कॉटन होता है अंदर उसमें, जो कि ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो अंदर ही कई बार रह जाता है। मतलब एक दिन कई बार अंदर छोड़ दिया, या कोई भी अगर अंदर हम छोड़ देंगे वजाइना में तो इन्फेक्शन ज़्यादा क्रिएट चांसेस कर सकता है। और पीरियड पैंटीज तो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें तो कुछ ना वो नहीं है, ना प्रॉब्लम नहीं है। पर टेम्पोन तो हमेशा इन्फेक्शन, जो हाइजीन का ध्यान रख सकें वही इस्तेमाल करें, यूज़ करें। तो जो पार्टनर्स हैं, अनसेफ सेक्स अगर वो करते हैं तो उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स फ्रीक्वेंटली यूज़ अगर उन्होंने की, उसके बाद क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? मतलब किस हद तक वो पिल का यूज़ कर सकते हैं? पिल ऐसे फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करनी चाहिए। जो कि आई पिल यूज़ कर लेते हैं वो बहुत गलत है, उससे हमारा सारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जो आई पिल है वो कभी जैसे 3-4 महीने में एक बार ले लिया, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। पर आप ऐसे हर साइकिल में आप एक बार ही आई पिल ले लेते हैं तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। उससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है और पीरियड्स हमेशा इरेगुलर बने रहेंगे और वो उसकी एफिकेसी भी धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। अच्छा। हर बारी आप आई पिल लेने से उसका असर धीरे धीरे हर बार कम होता जाएगा।
तो दैट इज़ नॉट राइट। आपको इस तरह नहीं यूज़ करना चाहिए आईपिल। प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी ना हो। मेरा और पहली बात तो अनसेफ सेक्स करना ही नहीं चाहिए। इससे कई तरह के इन्फेक्शंस होने का डर रहता है जो कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ बने रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात HIV है, हेपेटाइटिस बी है, ये सब इन्फेक्शंस जो होते हैं ये सब ताउम्र साथ बने रह सकते हैं आपके। जो आजकल नए नए इश्यूज आ रहे हैं जिसके लिए वुमेन्स को पहले से ही सजग हो जाना चाहिए, तो वो क्या है? मैं इसमें कहना चाहूँगी, एक तो सर्वाइकल कैंसर के लिए आपको हमेशा ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये हम सारी फीमेल्स को इसके लिए वैक्सीन लेनी चाहिए, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, जिसके बारे में। दूसरा एक ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए हमें महीने में कम से कम 1 या 2 बार, जब भी हम नहाते हैं, जब भी हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो हमें अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन हम खुद शीशे में खुद ही अपने आप ही स्वयं कर सकते हैं। अपने एक राइट हैंड से लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट का एग्जामिन करें, अपने हाथ के पाम से ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, जिससे कि हम ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं है, ब्रेस्ट में कोई छोटी मोटी हमें गांठ या किसी तरह का कहीं दर्द तो नहीं महसूस हो रहा है, कहीं से कुछ डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है निप्पल से, किसी के तरह की कोई समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर के पास हम संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि ये छोटी मोटी जो छोटी गांठ है कोई, तो हम तुरंत पहले पता कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये फीमेल्स में सबसे कॉमन आजकल कारण है ब्रेस्ट कैंसर, फीमेल मोर्टेलिटी का। तो इसको हम सबसे पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, खुद ही डिटेक्ट कर सकते हैं और खुद ही डॉक्टर के पास इसको हम बता सकते हैं। क्योंकि ब्रेस्ट एक ऐसी ऑर्गन है जिसको हम किसी को भी एग्जामिन करते समय हमें लगता है कि हमें थोड़ा इस बात में हिचक महसूस होती है, तो हम इसको खुद ही एग्जामिन करें और खुद ही आगे से बताएं अपने डॉक्टर को ले जाकर, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। आगे फिर होगी मुलाकात ज्ञान संवाद के नए एक्सपर्ट के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तान की बुलंद आवाज न्यूज़। थैंक यू सोनाली।